अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। उत्तराखंड के अंदर उन सभी के लिए क्लास है और ये पॉलिटी वाला सेक्शन है, इतना आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में सर्वप्रथम 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की क्या की गई, स्थापना की गई। क्लियर है। उसके अलावा इन्हीं लोगों के द्वारा गोवा में पादरियों के द्वारा 1563 में पहली पुस्तक छापी गई। क्लियर है। 2 पॉइंट हो गए। एक तो क्या कि पुर्तगालियों द्वारा यहां पर सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है 1556 के अंदर। दूसरी बात क्या है, गोवा में पादरियों के द्वारा 1563 में एक पहली पुस्तक क्या कर दी जाती है, छापी जाती है। 2 चीज हो गई। उसके बाद कालक्रम आगे बढ़ता जाता है और 1684 में EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बम्बई में, जो आज के टाइम पे क्या है मुंबई बोला जाता है, जिसको मुंबई में क्या की गई, में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है। इतना आप लोगों का क्या हो गया, इतनी चीजें आप लोगों ने देख ली। क्या क्या देखा कि 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर क्या किया जाए, बम्बई में यानी कि मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ठीक है, ये एक बैकग्राउंड तैयार हो गया है हमारा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की ये शुरुआत है। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक देखना, जो भारत में पहला समाचार पत्र आता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना आप इसको अच्छे से, जिस तरीके से यहां पर बताया जा रहा है। अगली चीज आप लोग देखोगे 1780 में, ठीक है, 1780 में भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता है, जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा, ठीक है, द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, जिसका नाम क्या रहता है, द बंगाल गजट। ठीक है, परंतु 1782 में इस अखबार पर रोक लगाई जाती है। अगला पॉइंट आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि 1780 में, ठीक है, 1780 के अंदर भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता है, जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा निकाला जाता है। किस नाम से निकाला जाता है,
द बंगाल गजट के नाम से इसका ये प्रकाशन करते हैं, परंतु 1782 में गवर्नमेंट जो रहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या कर देती है, इसके ऊपर रोक लगा लेती है। क्लियर है, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ठीक 1816 पे हम अब आते हैं, और 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा, किसके द्वारा, गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा इसी नाम से, ठीक है, बंगाल गजट के नाम से ही एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है, जो कैसा रहता है, साप्ताहिक रहता है। ठीक है, तो अब कब किस काल क्रम में आएंगे हम, 1816, आप लोग ध्यान रखोगे 1780 के बाद। ठीक है, 1816 में किसके द्वारा, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा किस नाम से ये समाचार पत्र निकालते हैं, बंगाल गजट के नाम से, बंगाल गजट के नाम से। ठीक है, ये कैसा पत्र रहता है, ये अंग्रेजी पत्र है, अंग्रेजी में रहता है। उसके अलावा यह पत्र कैसा था, यह पत्र साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका थी। बस इतनी सी चीजें आप लोगों को क्या रखनी है, इसके अंदर ध्यान रखनी है। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम कुछ और पत्रिकाओं के बारे में देखते हैं। आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। देखो, जो भी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत वाले जो भी टॉपिक आप लोगों को दिए हैं वीडियो के एग्जाम में, वो इसी के अंतर्गत रहेगा भाई। ठीक है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ, इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें रहेगी। अब देखो, ठीक कब, 1818 के अंदर, 1818 के अंदर मार्समैन के द्वारा, किनके द्वारा, मार्समैन के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, किस नाम से, दिग्दर्शन के नाम से, दिग्दर्शन के नाम से एक पत्रिका निकालते हैं ये। ठीक है, और ये किस प्रकार की पत्रिका रहती है, मासिक पत्रिका ये रहती है, मासिक पत्रिका रहती है। ये आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, इतनी छोटी छोटी जानकारी एग्जाम में क्या पूछेगा, एक तो जो पत्रिका है उसके जो संपादक है उसका पूछा जा सकता है, और दूसरा कालक्रम पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला है। उसके अलावा ये आपने बहुत महत्वपूर्ण है भाई, राजा राम मोहन राय के द्वारा, एक तो 1821 में और एक 1822 में दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं निकाली जाती। एक निकाली जाती है संवाद कौमुदी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने राजा राम मोहन राय आपको पढ़ाया था। दूसरी 1822 में निकाली जाती है मिरात उल अखबार। ठीक है, अब जो ये है, जो संवाद कौमुदी रहती है, ये रहती है बंगाली में। किस में रहती है, बंगाली में रहती है। और जो ये है मिशन उल अखबार है, ये आपका फारसी में रहती है। क्लियर है, एक बार दोबारा से देख लीजिए आप लोग। 1818 में क्या किया जाता है, मार्समैन के द्वारा दिग्दर्शन नामक की पत्रिका निकाली जाती है, इसका ये संपादन करते हैं, जो एक प्रकार से किस प्रकार की पत्रिका रहती है, मासिक पत्रिका रहती है। दूसरी चीज क्या है, राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय को आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके रखना है अपने नोट्स में। इनके द्वारा 1821 में और 22 में क्रमशः दो पत्रिकाएं निकाली जाती है। एक का नाम रहता है संवाद कौमुदी, दूसरे का नाम है मिरात उल अखबार। जो मिरात उल अखबार है ये फारसी में है, और जो संवाद कौमुदी है ये बंगाली में। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर। एक पॉइंट नोट करके लिखना है आप लोगों ने, राजा राम मोहन राय के बारे में नोट कर लेना आप लोग। राजा राम मोहन राय को ही राजा राम मोहन राय को ही राष्ट्रीय प्रेस
की स्थापना का जनक माना जाता है। आज आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, राजा राममोहन राय को ही राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद आगे के कालक्रम में हम चलते हैं, हम आते हैं 1822 में। 1822 में क्या होता है, चंद्रिका का प्रकाशन होता है। एक पत्रिका है चंद्रिका, चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन। अब ये प्रकाशन, इसका प्रकाशन क्यों किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये इसलिए किया जाता है कि जो राजा राममोहन राय के सामाजिक व धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजा राममोहन ने जब क्या किया, 1881 और 1882 में जब उन्होंने संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार निकाला, तो उसके बाद उनकी जो सामाजिक और धार्मिक विचार थे वो जन जन के दिलों में एक जगह बनाने लग गए थे। तो उन्हीं सबको रोकने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक पत्रिका का क्या किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है, जिसका नाम क्या है, चंद्रिका है। ठीक है। और ये कब प्रकाशित की जाती है, 1822 में की जाती है। क्लियर है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। आप प्रेम से और इम्तिहान से पढ़ते रहिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1831 की, 1831 की। इसमें पीएम मोतीवाला द्वारा, पीएम मोतीवाला द्वारा क्या किया जाता है, बंबई में जाम ए जमशेद नामक पत्रिका क्या की जाती है, निकाली जाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि जाम ए जमशेद नामक की पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो 1831 में किसके द्वारा किया गया, पीएम ए मोतीवाला के द्वारा किया गया। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। दादा भाई नौरोजी द्वारा भी 1851 में एक पत्रिका का संपादन किया गया, दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इनके द्वारा किस पुस्तक का किया गया, रास्ता गोपतार। ठीक है। तो इस पत्रिका का अगर आपसे पूछे कि राजा राममोहन ने माफ कीजिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया, तो रास्ता गोपतार का इनके द्वारा क्या किया जाता है, संपादन किया जाता है। कब किया जाता है, 1851 के अंदर किया जाता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ठीक 1853 के अंतर्गत क्या किया जाता है, एक पत्रिका का संपादन किया जाता है 2 लोगों के द्वारा। कब की बात कर रहे हैं हम, 1853 के अंदर। क्या है, कलकत्ता के अंदर हिंदू पेट्रियाट का प्रकाशन किया जाता है। किनके द्वारा इनका संपादन होता है, 2 व्यक्ति इसमें संपादक की भूमिका निभाते हैं। एक है हरीश चंद्र मुखर्जी।
ठीक है, और दूसरे हैं आपके गिरीश चंद्र घोष। 1853 में क्या किया जाता है, कलकत्ता के अंदर हिंदू पैट्रियार्ट पत्रिका का क्या होता है, प्रकाशन होता है, और दो व्यक्ति इसमें संपादक की भूमिका निभाते हैं। एक है आपके हरीश चंद्र मुखर्जी और दूसरे आपके गिरीश चंद्र बोस। ठीक है, ये दो नाम आप लोगों को इसमें ध्यान रखने हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब 1859 में एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन किया जाता है, उसका प्रकाशन करते हैं आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिस पत्रिका का नाम है सोम प्रकाश। और ये पत्रिका किस में है, बंगाली में है। देख लेना आप थोड़ा सा। 1859 में एक पत्रिका आती है सोम प्रकाश। किस में है ये है आपका बंगाली में रहती है। और इसका जो प्रकाशन करते हैं, जो इसका संपादन करते हैं, संपादक कौन रहते हैं, वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बस इतना सा आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोग आ जाए 1861 में इंडियन मीटर पत्रिका का संपादन किया जाता है। संपादन कौन करते हैं, वो करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? और किसमें करते हैं, ये किस प्रकार का अखबार रहता है, दैनिक अखबार रहता है। ठीक है, दैनिक अखबार। क्लियर है? आप लोगों को आगे क्या ध्यान रखना है, 1859 के अंदर, ठीक है, सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन किया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। ठीक है, और ये जो अखबार है, जो ये पत्रिका है, ये किस में है, बंगाली भाषा में है। उसके अलावा 1861 में इंडियन मीटर अखबार का क्या किया जाता है, संपादन किया जाता है, किसके द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बस इतनी सी चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं 1868 में एक और पत्रिका आती है अमृत बाजार के नाम से, जिसका संपादन करते हैं मोतीलाल घोष के द्वारा। ठीक है, अठारह 1868 में अमृत बाजार के नाम से एक पत्रिका आती है, जिसका संपादन कौन करते हैं, मोतीलाल घोष। ठीक है, संपादक कौन है, मोतीलाल घोष हैं। ठीक है, इतना ही आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है 1826, एक छूट गया था कालक्रम में, उसका आपको ध्यान रखना है उदंत, कौन सी पत्रिका, उदंत मार्तंड। इस पत्रिका का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह जो है ये उदंत मार्तंड जो है, यह भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। ठीक है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। उस संपादक का अगर आपसे पूछे तो संपादक कौन है इसके, तो संपादक है जुगल किशोर। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी ट्रिक बनाते हो, कुछ भी करते हो, याद करने का, देखो याद मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी कि जैसे आप कितना कुछ भी पढ़ लीजिए, कितना भी याद कीजिए, लेकिन उसको याद रखने की जो एक वैलिडिटी है, आप 2-3 बार पढ़ते हो तो 10-15 दिन तक वो आपको अच्छे से याद रहता है। लेकिन जब 10-15 दिन व्यतीत हो जाते हैं तो उसके बाद वो चीज़ें आप लोगों को नहीं ध्यान रहती है। तो उसके लिए देखो, उसके लिए आप कुछ मत कीजिए, उस चीज़ को किसी ट्रिक के माध्यम से उनको रिलेट करने की कोशिश कीजिए अपने आसपास की चीज़ों से।
तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रखेगी। ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट के साथ है और उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। जब भी वो चाहे उत्तराखंड के अंदर है चाहे पॉलिटी के अंदर है, तो जल्दी से जल्दी मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन क्लासेस का भी कोशिश करूँगा कि वो भी मैं आप लोगों को कराऊँ। लेकिन कब, जब पूरा सिलेबस आप लोगों का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इतना हो गया। 1826 में क्या है, उदंत मार्तंड किसके द्वारा संपादित की जाती है? जुगल किशोर के द्वारा संपादित की जाती है। और यही उदंत मार्तंड या भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। चलिए अब फिर 1868 के अंदर ही बनारस के अंदर, बनारस आपको पता है यूपी में है, बनारस के अंदर कवि वचन सुधा का संपादन किया जाता है। किसके द्वारा? जो इसके संपादक रहते हैं वो हैं भारतेंदु हरीशचंद्र। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है फिर, 1868 के अंदर बनारस यूपी के अंदर कौन सी पत्रिका का वो किया जाता है, संपादन किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है? कवि वचन सुधा। किसके द्वारा किया जाता है? भारतेंदु हरीशचंद्र के द्वारा इसका क्या किया जाता है, संपादन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 1865 के अंदर स्टेट्समैन पत्रिका का संपादन किया जाता है रॉबर्ट बाइट के द्वारा। ठीक है, और इसी कालक्रम में, इसी टाइम पर एनी बेसेंट के द्वारा, ये बहुत ध्यान रखना आपने, इंपॉर्टेंट मान लीजिए एनी बेसेंट वाली को। ठीक है, एनी बेसेंट ये हमारी क्या थी, एक तो इसके बारे में ये जानकारी है, ये एक तो इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, तिलक के साथ मिलकर आंदोलन चलाया। एनी बेसेंट को आप इसलिए ध्यान रखोगे। दूसरी बात आप लोग क्या रखोगे इनको ध्यान, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, महिला अध्यक्षा है। ठीक है, दो चीज़ आपको एडिशनल जानकारी रखनी है इनके बारे में। और बाकी आपको इनके बारे में क्या रखना है, इन्होंने दो पत्रिकाएं निकाली थी, एक निकाली थी न्यू इंडिया और दूसरी जो इन्होंने निकाली थी वो थी कॉमनवेल्थ। क्लियर है? बस इतना सा आप लोगों को क्या करना है, इनका ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को फिर से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इनका। 1868 के अंदर बनारस यूपी में एक कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया जाता है, उसे प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारतेंदु हरीशचंद्र जी के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? 1875 में ही क्या होता है, स्टेट्समैन नामक की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है रॉबर्ट बाइट के द्वारा। क्लियर है? और इसी सन में 1875 में ही एनी बेसेंट, ठीक है, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी, उनके द्वारा और इन्हीं के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा ही होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। और इसी आंदोलन का प्रचार और प्रसार करने के लिए इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नाम की पत्रिका चलाई थी। ठीक है, इतना आप लोगों का हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे बचे हुए हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो ब्रिटिश काल में जो प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक साइड हम समाचार एजेंसी देखेंगे और एक साइड हम उनका जो स्थापना वर्ष है उसको देखेंगे। आप लोग हेडिंग डालना, ब्रिटिश काल के दौरान प्रमुख
समाचार एजेंसियां, एक साइड आप डालोगे प्रमुख एजेंसी और एक साइड आप डालोगे स्थापना वर्ष। सबसे पहले आप लिखोगे राइटर, इसकी जो स्थापना होती है ये होती है आपकी 1860 के अंदर, 1860 के अंदर इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। दूसरा आप लिखोगे API, इसका फुल फॉर्म आप लिखना एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, प्रेस ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना होती है ये होती है 1905 के अंदर। कब होती है? 1905 के अंदर। उसके अलावा आप लोग क्या ध्यान रखोगे, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1927 के अंदर। क्लियर है? उसके बाद आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, और इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1934 के अंदर। ठीक है। अगला आप लोगों को ध्यान रखना है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको आज आप लोग पीटीआई के नाम से भी जानते हो, पीटीआई। इसकी स्थापना होती है 1947 के अंदर। क्लियर है? एक बार फिर से पूरा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान जो प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं वो कौन कौन सी है। एक साइड हमने लिखा प्रमुख एजेंसी और एक साइड लिखा हमने स्थापना वर्ष। क्लियर है? राइटर है, राइटर की स्थापना कब होती है? 1860 के अंदर होती है। एपीआई की जो स्थापना होती है, एपीआई की स्थापना होती है 1905 के अंदर। इसका जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया है। उसके अलावा फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस की स्थापना होती है 1927 के अंदर, 1927 में, जब साइमन कमीशन क्या आया था इंडिया, जब इसका साइमन कमीशन का क्या किया गया था, गठन किया गया था। यूपीआई यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? 1934 के अंदर होती है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? 1947 के अंतर्गत होती है। आई होप जितना मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड पे करवाई है, आप सभी लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर करवाई है चीज़ें, उसी तरीके से आप जो भी आपके पास है, आपके पास नोटबुक है, वाइट पेपर है, उनके ऊपर आप इन चीज़ों को हूबहू लिखें। ठीक है? और बहुत आसानी होगी आप लोगों को उन नोट्स के बाद पढ़ने में। क्लियर है? हर चौथे पांचवें दिन उन्हें आप रिवाइज कीजिए अच्छे से। कोई भी काम असंभव नहीं है, बस उसको सीक्वेंस के साथ करना ज़रूरी होता है। आप अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी बनाए रखें, भले आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप लोगों के अंदर निरंतरता होनी चाहिए। एक दिन ज़रूर आपको मंजिल मिलेगी। आप किसी ना किसी बड़ी कामयाबी के लिए बने हो, इसके ये विश्वास आप अपने अंदर रखिए। और धीरे धीरे, जिस तरीके से बूंद बूंद से कहते हैं ना कि घड़ा बढ़ता है, उसी तरीके से जो ये समुद्र जैसा आपको ये विशाल सिलेबस दिख रहा है जीएस का, ये बिल्कुल भी विशाल नहीं है। आप लोग इसको बस करते जाइए। ठीक है? जब मैंने भी स्टार्टिंग में तैयारी की थी तो मेरे को भी जो जीएस का सिलेबस है ये बहुत विशाल सा लगा था। मैं आपको बताता हूँ जो मेरी जर्नी रही स्टडी की। मेरा 2012 में 12th हुआ। 12th के बाद मैंने बीएससी किया और मेरे को जीएस सब्जेक्ट से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं था।
लेकिन जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने जॉब की, ठीक है। मैं जो गंगोत्री के XMLA हैं उनका PRO भी रहा। लगभग 1.5 साल मैंने उनके साथ काम किया। बहुत कुछ मैंने वहाँ पे सीखा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक MLM कंपनी के अंदर भी काम किया। 1.5 साल मैं वहाँ पर रहा, ठीक है। जब ये इन 3 साल के अंदर मेरा और पढ़ाई का दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ लाइफ में एक एग्ज़ाम दिया है, वो था AA का होता है इंडियन नेवी के अंदर, और वो एग्ज़ाम मेरा अल्मोड़ा में था, वो दिया। उसका रिटर्न मैंने क्वालिफाई किया था। उसमें क्या होता है कि उसी टाइम पेपर होते हैं और उसी टाइम के पहले पेपर होता है, रिटर्न होता है, और फिर उसके बाद फिजिकल वाला जो दौड़ भाग होती है वो होती है, और बाकी की प्रोसेस उनकी कंप्लीट होती है। जो ये इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैं किसी कारण से यहाँ पर नहीं गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लगातार जब 3 साल यहाँ हो गए, मैंने अपनी तैयारी को जो शुरू किया पढ़ना, वो किया जब मैंने MLM कंपनी छोड़ी अप्रैल 2019 में, ठीक है। अप्रैल 2019 में जब मैंने MLM कंपनी छोड़ी, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, और अप्रैल 2019 से और आज क्या है, लगभग मार्च, मान लो आप मार्च 2021 तक मैंने निरंतर रूप से स्टडी की। ज़्यादा नहीं, डेली 8 से 10 घंटे। अब मेरा एक रूटीन बन गया है कि 8 से 10 घंटे क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर है। पहले भी मुझे जो पूरा जितना भी मैंने UPSC के रिलेटेड पढ़ा है वो मेरे को एक पहाड़ सा लगता था। एक लगे हैं, टाइम लगा है एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने में मुझे 2 से 3 महीने का टाइम लगा है। लेकिन मैंने GS को निरंतर रूप से पढ़ता रहा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से नोट्स बनाए, किताब के नोट्स बनाए, ठीक है। हर एक चीज़ से उनका निचोड़ लिया, ठीक है। और तब जो आप लोग जो ये 2 साल 2.5 साल का जो मेरी जर्नी रही है, उसका जो निचोड़ रहता है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। क्लियर है। ऐसे नहीं कि ऐसा नहीं है कि मैंने आज पढ़ा और आपके सामने वो ज्ञान पेल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। 2 मेहनत लगती है, 2-2.5 साल लगे हैं उस चीज़ को करने में। क्लियर है। बाकी आप लोग धीरे धीरे से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, अपने काम में प्रयासरत रहिए, आपको एक दिन निश्चित कामयाबी मिलेगी। ये आप लोग किसी और से और आप पे विश्वास करे चाहे ना करे, इंसान को अपने ऊपर विश्वास रहना चाहिए, ठीक है। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या बोलती है, उस पर आप लोग फोकस मत कीजिए, वो आपके रेंज से बाहर है, ठीक है। हो सकता है कि आपके दोस्त, आपके साथी जो आपके साथ पढ़े हुए हैं वो आपसे थोड़ा सा जल्दी सक्सेस हो जाए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को उस समय आप लोगों को बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। जो आपका गोल है, ठीक है, उस तक आप निरंतर बढ़ते रहिए। हाँ, अपने आप से बेईमानी मत कीजिए। जो आपने एक दिन का टारगेट सेट किया हुआ है कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, तो वो आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आप अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हो, अपने दोस्त को धोखा दे सकते हो, अपने आस पड़ोस के लोगों को धोखा दे सकते हो, जिन लोगों को आपसे अपेक्षाएं उनको धोखा दे सकते हो, आप 1000 बहाने बना सकते हो। लेकिन जब आप एक अकेले बंद कमरे के अंदर रहते हो तो आप कोई भी और किसी भी प्रकार का बहाना नहीं बना सकते हो। आप सिर्फ अपने आप के प्रति आप ईमानदार रहिए। दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है, आप कितने बड़े बेईमान हो आपको माने, कैसा आपको माने, अच्छा माने बुरा माने, बस अच्छे से आप लोग
चीज़ों को रखिए अपने मन में, ठीक है। कल मैंने एक इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक व्यक्ति का, वो स्वयं उद्यमी है और एडीओ की पोस्ट से वो निकले करके वो सेवानिवृत्त हुए है। उनका मैंने इंटरव्यू लिया। सेवानिवृत्त अधिकारी है वो श्री पूर्णानंद भट्ट जी। जब मैंने मैं उनके साथ बैठा, कम से कम 3.5-4 घंटे मैंने उनके साथ स्पेंड किए। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि आप अपनी जो एनर्जी है, कोई भी आदमी है वो उस युवा को अपनी जो एनर्जी है वो फालतू की बातों में ही उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। फालतू की बात यानी कि कुछ भी चीज़ें पढ़ाई से जो रिलेटेड नहीं है उसमें उस एनर्जी को रिलेटेड ख़त्म ना करें। उन्होंने बोला कि यार मैं किसी आदमी से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे काम की बात यहाँ पर होनी नहीं है, ठीक है। तो बहुत कुछ मुझे उन आदमी से सीखने को मिला, उन व्यक्ति से सीखने को मिला, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने सिद्धांत बनाएं ज़िंदगी के, जिससे आपको क्या मिले, फायदे मिले। बाकी मैं आप ये लोग ये मत बोलना कि ज़्यादा ही लेक्चर दे रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप जो आपको अच्छा लगता है कीजिए। बाकी जय हो। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। निरंतर रूप से वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। बाकी जय हो।